राधे राधे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एवीएच कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि विदित है, आप अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं, माहेश्वर सूत्र पढ़ चुके हैं, और भी जो शुरुआत जहाँ से हमने की थी उसके पाणिनि पतंजलि इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए अपने लेक्चर्स को हम लोग उच्चारण स्थान के साथ साथ हमने कल कहा था कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न यानी प्रयत्न और होते हैं वो हमारे पाणिनि की अष्टाध्यायी में वर्णित नहीं है। लेकिन इसमें वर्णित नहीं है तो फिर आए कहाँ से ये प्रश्न बनता है। ये आए ऐसे हैं कि पाणिनि शिक्षा के अन्य जो ग्रंथ हैं, अन्य जो पुस्तकें हैं, उनमें वर्णित हैं उच्चारण स्थान और प्रयत्न। अच्छा, मैं प्रयत्न की जो बात कर रहा हूं, प्रयत्न होते क्या हैं संस्कृत में? प्रयत्न कहीं कहीं आपको यत्न भी दिख जाएगा, क्या केवल प्रयत्न या यत्न। अब यत्न से आप अगर अपने आप से सोचें, और पहली बात आपको बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संस्कृत अनुरागियों के लिए जो संस्कृत पढ़ते हैं, क्योंकि इससे आपका ये क्लियर होता है कि आपने अभी तक क्या पढ़ के आए हैं, उसी का एक समरी समझ के चलिए। क्योंकि प्रयत्न है यानी चेष्टा, प्रयत्न का अर्थ हम हिंदी में कह सकते हैं चेष्टा, यानी जो हमारे अंदर से जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा से हम बोलने का प्रयास करते हैं, जैसे मैं जो भी अभी वर्ड बोल रहा हूं वो मैं प्रयत्न सबसे पहले बोल तो नहीं रहा, लेकिन बोलने से पहले कुछ पल सेकंड पहले मेरे मन में विचार आता, वही तो मैं आप सभी के सामने रख पाता हूं। यानी प्रयत्न को यदि हम आप कह दें, जैसे नहाने से पहले बाथरूम में जाने तक का जो समय होता है वो हमारा प्रयत्न होता है। मान लीजिए बहुत से लोग गंगा जी में गए होंगे, हरिद्वार में गंगा जी नहाने, पैर अंदर रखते हैं बाहर निकालते हैं, यानी प्रयत्न ही तो करते हैं नहाने का। वही सिस्टम है। भूख लगी है, खाना बनाने का प्रयास करेंगे तभी तो खाना बनाएंगे, सोचेंगे पहले आटा हमें गूंथना है उसके बाद रोटी रोटी बनानी। तो यानी किसी भी कार्य को करने से पहले जो भी प्रयत्न या चेष्टा की जाती है उसे ही हम संस्कृत में प्रयत्न या यत्न कहते हैं। अब इसी को शब्दों के रूप में हमने विभाजित कर दिया है। संस्कृत में कहते हैं प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आ जाती है। तो प्रयत्न देखा जाए तो प्रयत्न हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? आभ्यंतर प्रयत्न। कौन सा? आभ्यंतर। आभ्यंतर का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी आंतरिक प्रयत्न। और एक होता है बाह्य, ठीक है, एक होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर का मतलब है जो आंतरिक रूप से जो हम प्रयास करते हैं, यानी सोचते हैं कि हमें ये करना है, वो तो आभ्यंतर है, लेकिन उसको हम क्रिया रूप दे देते हैं, उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, यानी मैं जो यहाँ पर सोचा था कि मैं आज आपको प्रयत्न पढ़ाऊंगा, तो मैंने सोचा था, अंदर से चेष्टा की थी पढ़ाने की, वो तो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न हो गया। लेकिन जो मैंने आपको पढ़ा दिया या सामने लिख दिया, ये हमारा बाह्य प्रयत्न हो गया। ठीक है, आज जब हम प्रयत्नों की चर्चा कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रयत्न कहते कैसे हैं। यानी हम जिन वर्डों को बोलने का प्रयास करते हैं, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना। मैं जैसे बोल रहा हूं, आप अपने शब्दों में सरल से सरल भाषा में लिख सकते हैं। रटना छोड़िए कि किताबी भाषा में किसी टीचर ने जो करा दिया वही आप लिखने में लग गए, जो किताब में लिखा है वही आप रटने में लग गए। आप पहले कंटेंट को समझिए, टॉपिक को समझिए, फिर स्वतः अपने आप से स्वयं से प्रयास कीजिए कि उसकी परिभाषा सरल से सरल बनाई जा सके। क्योंकि जो प्रयास आप करेंगे अपने आप सरल से सरल बनाने का, तो उसे आप कभी भूलेंगे नहीं। जितना सरल हो सके करिए। यानी प्रयत्न उसे कहते हैं, यानी किसी भी वर्ड, किसी भी कार्य को बोलने के लिए जो हम आंतरिक और बाह्य मन से जो चेष्टा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। समझ गए? इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी नोट कर सकते हैं। अब हम देखें आभ्यंतर प्रयत्न हमारे कितने प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि यहां से आप सभी लोगों को यह भी ध्यान रखना, हिंदी का भी एक टॉपिक क्लियर होने वाला है, क्योंकि हिंदी में आपको घोष, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो उसमें आपको एक फिगर दिमाग में रखना पड़ता है कि आगे वाले वर्ड हैं तो अघोष हैं या सघोष हैं, पीछे वाले ये है, अल्पप्राण कौन से, कोड याद करना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे होते कैसे हैं। ये रटना नहीं है कुछ भी, आप अपने मुंह से जो बोल रहे हो उन्हीं में से आप बोलने से पहले डिफरेंस कर दोगे इसमें कि अल्पप्राण है कि महाप्राण है, सघोष है या अघोष है, मात्र एक सूत्र से।
अब आभ्यंतर प्रयत्नों की चर्चा की जाए तो आभ्यंतर प्रयत्न हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और बाह्य प्रयत्न हमारे कितने प्रकार के होते हैं? बताइए मित्रों, 11 प्रकार के। और यही प्रश्न आया हुआ है, आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा गया था कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है संस्कृत, तो उसमें ऑप्शन था 11 और 5। ठीक है, जिन व्यक्तियों ने, जिन भाई बहनों ने पढ़ा था उनका तो सही हो गया, जिन्होंने नहीं पढ़ा था वही 1 नंबर से चूक गए। और आपको पता है कि सिलेक्शन एक एक पॉइंट पे होता है, जिसने एक पॉइंट से सिलेक्शन जिसका छूटा हो उसको पूछो जाके क्या होती है। ठीक है, उसे पूछो नंबर का महत्व क्या होता है, और जिसकी 1 सेकंड पहले ट्रेन छूट गई हो उसे पूछो समय का महत्व क्या होता है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति रोड पे जाते वक्त एक क्षण का अगर एक्सीडेंट होने से बच गया तो उसे पूछो जीवन का महत्व क्या होता है, जिंदगी किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो हर चीज का अपनी अपनी जगह बहुत ही महत्व है, इसलिए ध्यान रखना। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। आभ्यंतर प्रयत्न 5। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आभ्यंतर प्रयत्नों की, उसके बाद बाह्य प्रयत्नों की चर्चा करें। या फिर आप बता दीजिए हम सबसे पहले किसकी चर्चा करें, बताइए कमेंट के माध्यम से। ठीक है, चलिए आभ्यंतर की शुरुआत से एक तरफ से ही लेके चलते हैं। तो आप अपनी कॉपी पे ये फिगर बनाते चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जब आप पेपर दे के आएंगे तब कहेंगे कि हाँ वाकई में बहुत ही सही टॉपिक था, पॉइंट था। ठीक है, अब हम आभ्यंतर प्रयत्नों की चर्चा करें उससे पहले उसमें होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक सूत्र रहता कि यत्नो द्विधा, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। संस्कृत में कह देते हैं, जो मैं आपको हिंदी में इतनी देर से बता रहा हूं, संस्कृत में कह देते हैं यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, यानी यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्यश्च। जिसमें मैंने कहा कि आभ्यंतर 5 प्रकार के और बाह्य 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम आभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है आपका स्पृष्ट। कौन सा? स्पृष्ट। ठीक है, स्पृष्ट, आप ये ना सोचे कि नए क्या बवाल आ गया, नया नहीं है। जिसे आप हिंदी में स्पर्श कहते हैं वही इसे संस्कृत में स्पृष्ट कह देते हैं। ठीक है, जिसे आप हिंदी में स्पर्श कहते हैं वही संस्कृत में स्पृष्ट कह देते हैं। ठीक है, स्पृष्ट है स्पर्शानाम, सूत्र भी रहता है स्पृष्ट स्पर्शानाम, यानी जो स्पृष्ट वर्ड होते हैं वो सभी स्पर्श वर्ड होते हैं। जैसे यानी वे वर्ड, अच्छा मैं लिख भी देता हूं, 2-2 पॉइंट आप अपने हिसाब से देखते चले। वे वर्ड जो मुख के किसी न किसी अवयव, अच्छा किसी न किसी अवयव का अर्थ समझ रहे हैं ना, कंठ मूर्धा तालु जिह्वा। ठीक है ना, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा और दंत और ओष्ठ। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है, और बाकी के मैं आपको और भी बता चुका हूं कितने प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार के मैंने कराए थे, लेकिन पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? यदि आपने पिछला लेक्चर देखा है तो जवाब दीजिए। पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या 8 प्रकार की मानी जाती है। जो हमने कितनी बताई थी? 8 प्रकार की। उरह कंठ सरस तथा जिह्वा मूल दंतश्च, ऐसे करके मैंने आपको एक सूत्र बता दिया था, बाकी मैंने लिखाए भी थे। 8 कौन कौन से होते हैं, यानी 5 तो यही थे और 3 और थे, जिह्वा मूल, नासिका और उरह। ठीक है, तो यानी वे वर्ड जो मुख के किसी ना किसी अवयव, अवयव में ये आते हैं, को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हुए निकलते हैं, स्पृष्ट वर्ड कहलाते हैं। क्या? स्पृष्ट या स्पर्श, स्पर्श वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि स्पृष्ट कितने, स्पृष्ट वर्डों की संख्या कितनी होती है। जब मैंने एक बात कह दी कि स्पर्श वर्णों को स्पृष्ट कहते हैं, तो स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है, जिसे हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, जिसकी एक संज्ञा होती है संस्कृत में, जो मैंने बताई थी कि उदित संज्ञा होती है।
उदित वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जिसे हम क च ट त प हिंदी में पढ़ लेते हैं, उन्हीं को हम उदित कह देते हैं। जब उदित बना देते हैं तो का की जगह कु, चा की जगह चू हो जाता है। अर्थ दोनों का बराबर ही रहता है। कु का अर्थ भी का वर्ग और का अर्थ भी का वर्ग ही होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर वे सभी 25 वर्ड, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 वर्ड होते हैं, जो हमारे किस में आते हैं? स्पृष्ट में। ठीक है, जिसके एक सूत्र के अंतर्गत हम प्रो देते हैं कादयो मावशाना स्पर्श। ठीक है, चलिए यहां लिख देता हूं का से मां तक। ठीक है, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा वे कृपया करके ये आग्रह है कि आप लोग देख ले, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा आपके। और जो व्यक्ति, जो भी भाई बहन हमारे अगर क्रम से टॉपिक देख रहे हैं तो अपना नोट्स भी बनाते चलें। मैं ये वादा करता हूं कि इस नोट से आपका कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो आपको कहीं और से पढ़ना पड़े। कोई भी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क सेवा चल रही है हमारे ABH कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। इसलिए सभी मित्रों, भाई बहनों को जितना हो सके शेयर करें, अधिक से अधिक बताएं और यहाँ से नोट्स अपना बनाते रहें प्रॉपर। ठीक है, यानी स्पृष्ट वर्ड कितने होते हैं? 25 होते हैं, जो का से मां तक होते हैं। अब इसी कड़ी में आगे हम देखते हैं, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, चलिए अगला इसी कड़ी में एक वर्ड होता है ईसत स्पृष्ट। अब ये ईसत कौन सा बवाला आ गया नया? ठीक है, अब वो कौन सा है वो भी हम बताते हैं। ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट। देखिए ईसत स्पृष्ट को यदि आपको अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन यदि जब इस वर्डों का अर्थ समझ जाएंगे तो बिल्कुल भी आपको बवाल नहीं लगेगा। ठीक है, ईसत माने होता है थोड़ा, ईसत माने थोड़ा, और स्पृष्ट माने तो आपको पता ही है कि छुआ हुआ या छूना, यानी थोड़ा छुआ हुआ। यानी वे वर्ड जो अवयवों को थोड़ा छूते, छूते तो हैं लेकिन थोड़ा छूते, तो वो कौन से होते हैं? ईसत स्पृष्ट। ठीक है, ईसत स्पृष्ट में हमारे कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं जो थोड़े छूते हैं, जिन्हें हम यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं। अब यड़ प्रत्याहार में कौन से वर्ड आते हैं आप देख लीजिए, य, व, र और ला। ठीक है, ईसत स्पृष्ट यानी ये वर्ड जो है छूते तो हैं लेकिन स्पर्श वर्डों से कम छूते हैं, थोड़ा छूते हैं, इसलिए इन्हें ईसत स्पृष्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ यदि हम देखा जाए तो अगला हम देख लें कौन सा रहता है? विव्रत। क्या? विव्रत। विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ, यानी विव्रतम स्वराणाम, यानी विव्रत अभ्यंतर प्रयत्न किन वर्णों का होता है? स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है। ठीक है, एक सूत्र में कह देते हैं विव्रतम स्वराणाम। ठीक है, यानी इन्हें हम अच कह सकते हैं, अच। ठीक है, अच का अर्थ समझते हैं, जो लोग पढ़ रहे होंगे पहले से उन्हें पता होगा अच किसे कहते हैं? स्वरों के कहते हैं। यानी सभी स्वर हमारे कैसे होते हैं? विव्रत होते हैं। ठीक है, सभी स्वर कैसे होते हैं? विव्रत होते हैं, यानी स्वराणाम विव्रतम। अच्छा, इसके बाद देख लीजिए यहां पर एक होता है ईसत विव्रत, ईसत विव्रत। अब आप अपना सेंस लगाइए, अनुमान लगाइए कि हमारे देखिए अंतस्थ वर्ड हो गए, स्पर्श वर्ड हो गए, स्वर भी हो गए, अब बचा क्या? देखिए आपका क्या बचा? आपके ऊष्म वर्ड बचे। कौन से? ऊष्म वर्ड बचे, जिन्हें हम किस प्रत्याहार में रखते हैं? सल प्रत्याहार में। कहते हैं सलश्च ऊष्माणाम, यानी सलश्च ऊष्माणाम, यानी सल वर्णों को हम ऊष्म वर्ड कहते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? ईसत विव्रत। यानी ईसत माने थोड़ा, खुला हुआ, विव्रत में तो होता है खुला हुआ, ईसत माने थोड़ा, यानी जो थोड़े खुलते हैं, जिनमें मुख थोड़ा खुलता है, उन्हें ईसत विव्रत कहते हैं। बोल के देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि हम कह रहे हैं सही भी कह रहे हो। बोल के देखिए, बोले स श ह। ठीक है, इनमें मुख तो खुलता है लेकिन थोड़ा खुलता है, लेकिन हम स्वरों को बोलेंगे तो बोले अ आ इ, यानी इसमें कहीं ना कहीं हमारा मुख खुल रहा है पूरा। ठीक है, इसलिए इसे ईसत विव्रत कहते हैं, सलश्च ऊष्माणाम। ठीक है, सल। अब अच्छा यहाँ देखा जाए, जो भाई बहन पहली बार देख ले उनके लिए है श स श ह,
यानी ये 4 वर्ड होते हैं हमारे सल प्रत्याहार में, जैसे हम ईशत विब्रत कहते हैं। अच को आप पता ही है स्वर कहते हैं। अच में कौन कौन स्वर आते हैं? अ, ई, उ, री, ल, ए, ओ, ऐ और औ। देखिए 9 हो गए होंगे, 5 4 9, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, आप सभी के मन में जो प्रश्न पहली बार पढ़ रहे हैं संस्कृत, उन्हें पता होगा कि ये क्रम देखिए मेरा ये गड़बड़ है, ये आपके माहेश्वर सूत्रों के अनुकूल सही है, आपकी हिंदी के अनुकूल गड़बड़ हो सकता है। इसलिए जो मैं क्रम लिखा रहा हूं उन्हें ऐसे ही नोट करना, ऐसा नहीं करना कि सर से मिस्टेक हो गई शायद हम अपने हिसाब से आगे पीछे कर ले, नहीं, ऐसा कर भी मत लेना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच में सभी स्वर आते हैं, स्वरों की संख्या 9 होती है। सल में आपके ऊष्म वर्ड आते हैं, श, श, स 4 होते हैं। यड़ प्रत्याहार में आपके 4 वर्ड आते हैं जिन्हें हम अंतस्थ वर्ड कहते हैं, ठीक है। ईशत स्पृष्ट अंतस्थानाम, जिन्हें हम यड़ प्रत्याहार में रखते हैं। अब इसके बाद में हमने 5 बताए थे, 4 तो हो गए, लेकिन अब स्वर तो सब खत्म हो गए, व्यंजनी भी खत्म हो गए, बचा क्या जो इसमें आएगा? अब बचा क्या कि बचा केवल एक समृत बचा है, वो बचा नहीं है, इसी में से है। समृत में केवल आ रहता है, केवल ह्रस्व आ। अभी प्रश्न लेखन करेंगे आप, अभी तो सर विवृतम में आपने आ छोटा कर दिया था ह्रस्व आ, लेकिन ये अलग से कहां से आ गया? इसकी एक अलग से पोस्ट और है ये, ठीक है। ये 2 जगह कार्य करता है, वहां तो रहता ही रहता है विवृतम स्वराणाम, स्वर सभी विवृत होते हैं, लेकिन स्पेशली आ को पूछा जाए कि आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है आ का, वहां पर आप विवृत भी हो समृत भी हो, तो आपको स्पेशली इसका अकेला घर है निजी समृत, इसको हम प्राथमिकता देंगे। समृत ना हो तो आ तो हमारा विवृत है ही है, इसलिए इसे कहते हैं प्रक्रिया दशायाम, ठीक है। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे प्रक्रिया दशायाम, यानी ह्रस्व आ वर्ण का हम प्रयोग के प्रक्रिया की दशा में सिद्ध करने के लिए आ का प्रयोग से हम अलग से कर देते। समृत का अर्थ होता है ढका हुआ, समृत का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ। आप आ को बोलेंगे अ, हल्का सा मुंह आपका बोलते समय ढक जाता है, यानी आ हमारा ढक के निकलता है, इसलिए हम समृत कह देते हैं, ठीक है। आज हमने जो है आपके आभ्यंतर प्रयत्नों की चर्चा कर ली है। आभ्यंतर प्रयत्न के एक बार रिवीजन कर लीजिए, याद करने जल्दी फ्लो में। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? स्पृष्ट, स्पृष्ट, स्पृष्ट की संख्या कितनी होती है? 25। ईसत स्पृष्ट, ईसत माने थोड़ा छुआ हुआ, ईसत माने थोड़ा, स्पृष्ट माने छुआ हुआ, यानी थोड़े छुए कौन से होते हैं? यड़, अंतस्थ वर्ण, ठीक है, यानी थोड़े छुए या वाला। इसके बाद विव्रत, विव्रतम स्वराणाम, यानी अच प्रत्याहार के सभी वर्ड विव्रत होते हैं, यानी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विव्रत। उसके बाद में ईशत विव्रत, यानी थोड़ा खुला हुआ, यानी सल, यानी ऊष्मीय वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ईशत विव्रत। और केवल ह्रस्व आ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? समृत होगा, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में केवल इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर, क्योंकि मैं अगर अगले लेक्चर में बाह्य प्रयत्न पढ़ाऊंगा तो आपको 1 घंटा से अधिक समय लग जाएगा, इसलिए मैं वो कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में आपको दूं। आप एक लेक्चर में एक टॉपिक क्लियर करके चलें, इसे अच्छे से नोट्स बना चलें और पढ़ते भी चलें। यदि आपको वीडियो समझ में, वीडियो से आपको कुछ भी मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो आप लोग हमारी टीम का और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और मित्रों को शेयर करते रहें, और कमेंट करके हमें जरूर बताते रहें कि इसमें हमने क्या कमी छोड़ दी जो हमें और करानी चाहिए थी, और क्या हमने अच्छा करा दिया जो हमने आपको पहली बार जहां आपने कभी नहीं सीखा जो हमने आपको दे दिया। जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। यदि आप देखते हैं तो मैं वादा करता हूं 30 में 30 संस्कृत में आपको प्रयास करूंगा, और हमारी टीम के द्वारा हर सब्जेक्ट में 100% में से 99% नंबर देने का मैं वादा करता हूं, ठीक है। चलिए आज अपनी क्लास को हम यहीं वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे, जय हिंद।